अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाइन्थ के डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, नाइन्थ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने पहले डिस्कस किए थे, आज मतलब दूसरे टॉपिक्स जो हैं हमने सेलेक्ट किए हैं कि जो आपके एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड हैं। मे बी कभी कभार एग्ज़ाम में हो, कोई भी मतलब टेस्ट हो या कुछ भी, उसमें आ सकते हैं। जनरल टॉपिक्स हैं। अच्छा, स्केलर एंड वेक्टर आम है। स्केलर स्केलर क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी है ये, जिसको रिक्वायर्ड है मैग्नीट्यूड एंड सुटेबल यूनिट फॉर देयर डिटर्मिनेशन और फॉर देयर डेफिनेशन, कि those quantities which are completely specified by their magnitude and suitable unit is known as scalar quantity। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी, अच्छा स्केलर को हम जस्ट नंबर भी बोल सकते हैं। 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कोई भी नंबर हो सकता है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? मास है, टाइम है और अपना लेंथ है। ठीक है जी। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर को दोज क्वांटिटीज व्हिच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड, सुटेबल यूनिट एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेक्टर को डिफाइन करने के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। कि फॉर एग्जांपल, जैसे आप किसी शॉप पे गए, आपने बोला कि भाई मुझे 2 किलो चीनी दो। आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि भाई 2 किलो किस डायरेक्शन में दूँ। या फिर आप किसी शॉप पे गए, आपने उसको बोला कि भाई मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए नॉर्थ की तरफ। हाँ भाई, क्या हो गया नॉर्थ की तरफ कैसे? मतलब कुछ चीज़ों के लिए ना डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ों के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अब जिनको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है वो वेक्टर है, जिनको नहीं होती है वो स्केलर है। तो वेक्टर में क्या हो गया? फोर्स, ठीक है जी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, those quantities which needs particular direction for their definition। इनको पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। अब इसी में से एक सब टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है जी। अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस स्केलर है। अब स्केलर इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस को पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका मतलब ये है कि इट नीड्स पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर इट्स डेफिनेशन। तो हम डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं कि गैप बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, या जिगजैग पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो जिगजैग पाथ या मतलब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पॉसिबल डिस्टेंस है लॉन्गेस्ट। जैसे आप अपने घर से अपने स्कूल तक या कॉलेज तक या किसी भी इंस्टीट्यूट तक जाते हैं, तो देयर आर सो मेनी पाथ्स टू कवर, बहुत सारे पाथ होते हैं। अब इमेजिन करें अपने घर से अपने इंस्टीट्यूट तक एक सीधा पुल बनाएं, तो जाहिर सी बात है आप जब ऐसे सीधे जाएंगे, जाके अपने घर से लेकर अपने इंस्टीट्यूट तक थोड़ा टाइम लगेगा बनिस्बत किसी भी और डायरेक्शन में से। अब ये है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, ये घर है, ये स्कूल है। अब मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे ऐसे करके दे आर सो मेनी पाथ्स टू कवर, है ना। बट दीज ऑल आर डिस्टेंस, बट व्हेन आई ड्रा this line, this is shortest path, shortest line between point A and point B। so ये जो shortest path या shortest line है, इसको हम displacement बोलते हैं। और ये particular direction में है, कहाँ से लेकर A से लेकर B तक। तो जो shortest distance covered by body होता है, उसको हम displacement बोलते हैं। जो longest या कोई सा भी path ले लें, zigzag path ले लें, उसको हम distance बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात आपको बता दूं कि ये दोनों मीटर में मेजर होते हैं दोनों लेंथ। मैंने ये जो पहले भी डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट ईयर के लेक्चर में, कि दोनों की नेचर सेम है, लेकिन दोनों हैं डिफरेंस। कैसे? डायरेक्शन के मामले में। तो इसका मतलब ये है कि इसका भी यूनिट मीटर है, इसका भी यूनिट मीटर है। दूसरी बात ये है कि ये जो है अपना डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता है और डिस्टेंस ऐसे ऐसे कवर होता है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हो गया ना, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, अलबत्ता डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, पॉइंट है, पॉइंट बी है। अब ऑब्जेक्ट इधर से लेकर इधर गया, फिर वापस
पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक गया, फिर वापस पॉइंट बी से लेकर पॉइंट ए तक आ गया। तो अभी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से डिस्प्लेस होना, डिस्प्लेस हुआ ही नहीं है, अपनी जगह पे वापस आ गया। अगर अपनी जगह पे वापस आ गया तो इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई, लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये बोल दूँ कि 5 मीटर ये 5 मीटर ये, दोनों को मैं एडअप करूँगा, भाई इस ऑब्जेक्ट ने ना 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया है। यूनिट भी डिस्कस हो गया, नेचर भी डिस्कस हो गई। उसके बाद हम थर्ड चीज़ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको मैं अपनी ज़बान में बोलता हूँ जैसी करनी वैसी बढ़नी। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर किसी एक्शन का, किसी एक्शन फोर्स का रिएक्शन होता है। आम सी बात सर आइजैक न्यूटन ने बोली कि फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बी है, तो ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगाएगा और वही फोर्स ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए पे भी लगाएगा, लेकिन जो फोर्स होगा इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। मतलब दो फोर्सेस लग रहे हैं, दीज बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब फॉर एग्जांपल ए का हो गया एफ ए बी, मतलब फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ए ऑन बी, इन रिटर्न देयर वुड बी एफ बी ए, फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट बी ऑन ए। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एफ ए बी वुड बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। हेयर दिस माइनस साइन शोज opposite direction. तो according to Newton's third law of motion, every action has equal and opposite direction। मतलब वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन में बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जैसे एयर फिल्ड बलून में से एयर बाहर निकलती है और बलून आगे जाता है। जैसे हम गोली फायर करते हैं, गोली आगे जाती है, गन पीछे जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, गैसेस नीचे की तरफ जाते हैं। जैसे कोई बंदा ना स्विमिंग कर रहा होता है, पानी को ऐसे पीछे की तरफ धकेल रहा होता है, पानी उसको आगे की तरफ धकेल रहा होता है। जैसे हम वॉक कर रहे होते हैं, ज़मीन को हम पीछे छोड़ रहे होते हैं और ज़मीन हमें आगे छोड़ रही होती है। जैसे कि कोई बुक ना टेबल पे पड़ा होता है, अच्छा वो टेबल को नीचे धकेल रहा होता है, टेबल उसको ऊपर धकेल रही होती है। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दूसरी बात आपको बताता चलूं कि कभी भी कोई भी एक बॉडी इन्वॉल्व नहीं होती। एक्शन एक ऑब्जेक्ट अप्लाई कर रहा होता है, रिएक्शन दूसरा ऑब्जेक्ट दे रहा होता है। जैसे हम जो है ना एक बॉल, ये तो मशहूर एग्जांपल है भाई, बॉल दीवार पे मारो, बॉल दीवार पे मारा वापस आया। सर अभी पत्थर मार रहे हैं, वो तो इतना वापस नहीं आता। मतलब न्यूटन का लॉ गलत हो गया? नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं गलत हुआ। सर आप उसकी नेचर भी तो देखें ना, बॉल की नेचर अलग है, पत्थर की नेचर अलग है। तो ये चीज़ फिजिकल पैरामीटर्स पे भी डिपेंड करती है। हाँ एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन फिजिकल पैरामीटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं कि आप बॉल को पत्थर के साथ कंपेयर कर रहे हो। जितना बॉल ने दीवार पे फोर्स अप्लाई किया है उतना ही दीवार ने बॉल पे फोर्स अप्लाई किया है। पत्थर में भी वैसे ही है, लेकिन उसकी नेचर अलग है, तो वो इतना डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता या डिस्टेंस कवर नहीं करता। तो आज हमने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जनरल टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में भी कभी कभी आ सकते हैं। स्केल एंड वेक्टर को डिफाइन करना और उसको उसमें डिफरेंशिएट करना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी डिफरेंशिएट करना, और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी डिस्कस किया है। कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सर शोहाब।